नेक्स्ट टॉपिक है आगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है कंज्यूमेबल आइटम। तो कितना आइटम आपने कंज्यूम कर लिया, यानी जिस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं यानी वो आइटम आपने कितना कंज्यूम कर लिया, कितना यूज कर लिया, उसके बारे में बातें की जाएगी यहाँ पे। तो जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चीजें यूज हो जाती हैं करंट ईयर में, ये आपको वो कैलकुलेट करके देगा। ये फॉर्मूला जो यहाँ पे बताऊंगा वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट में वो एक्सपेंस जिसके बारे में भी हम बात करेंगे कितना कंज्यूम हो गया, ये आपको वो कैलकुलेट करके देगा। तो कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होते हैं, यूज आइटम्स क्या होते हैं, लाइक आपका कोई भी रिफ्रेशमेंट है तो रिफ्रेशमेंट आपने यूज कर ली, या फिर कोई भी पोस्टेज एंड स्टेशनरी, मेडिसिन, मेडिसिन को आप ड्रग्स भी बोलते हैं, तो मेडिसिन, रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर एक क्लब है तो उसके पास क्या होंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग भी आप क्या करते हो, यूज करते हो, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी यूज हो गई, या फर्नीचर कितना यूज होगा। तो कोई भी आइटम इसमें से आप निकाल सकते हो कि कितना यूज हुआ या फिर कितना कंज्यूम हुआ। खाने पीने की बात होगी तो आप कंज्यूम वर्ड यूज करें, अदरवाइज आप डेप्रिसिएशन वर्ड भी यूज कर सकते हो या फिर यूज वर्ड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे दो तरह की वैरायटी आती है क्वेश्चंस की, तो जिसमें एक पेड वर्ड यूज होता है, क्वेश्चंस में पेड वर्ड यूज होगा या फिर परचेज वर्ड यूज होगा। तो आपको वर्ड के हिसाब से जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर पेड वर्ड यूज किया जाए तो आप क्या लिखोगे, ओपनिंग आइटम प्लस पेड माइनस क्लोजिंग आइटम। तो ओपनिंग आइटम प्लस पेड माइनस क्लोजिंग आइटम। ये आइटम का वर्ड क्या है यहाँ पे, आइटम्स मतलब इनमें से कोई भी चीजें, फर्नीचर, स्टेशनरी या रिफ्रेशमेंट। जैसे हम मेडिसिन की बात करते हैं तो ओपनिंग मेडिसिन प्लस पेड ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये आइटम की जगह आप स्टॉक भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो यहां से जो आपका अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा वो अमाउंट आप कहां पे शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। और ये जो अमाउंट निकलेगा आपका, ये करंट ईयर का निकलता है। लाइक मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन करंट ईयर में कितनी कंज्यूम हुई है, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूले से, जब आपका क्या वर्ड यूज होगा, पेड। अगर परचेज वर्ड यूज किया जाता है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, लाइक ओपनिंग आइटम्स प्लस परचेजेस। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये पेड के लिए नहीं, ये परचेज के लिए था, ये परचेज के लिए फॉर्मूला, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका पेड के लिए, चेंज कर दिया मैंने। ओपनिंग प्लस पेड माइनस क्लोजिंग आइटम प्लस आउटस्टैंडिंग एंड माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस एडवांस एंड और प्लस एडवांस बिगिनिंग। ये आइटम चार एडलेस करने के बाद जो भी आइटम आएगा वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहां पे डालेंगे, सेम डेबिट साइड में। और जो अमाउंट कैलकुलेट हो गया है वो किस ईयर का निकल गया है, करंट ईयर का। यानी ये दोनों फॉर्मूले आपके करंट ईयर के एक्सपेंस, करंट ईयर के कंज्यूम निकालने के हैं फॉर्मूले। पेड के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला है और परचेज के लिए पहले उल्टा लिखा गया था, तो परचेज के लिए आप ये यूज करोगे। क्वेश्चन में आपको 10 चीजें दी हूं परचेज के केस में, बट आपको यूज कितनी करनी है, ओनली ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और पेड के केसेस में आपके ये चार चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस, एडवांस के केस में अपोजिट होता है। तो इस तरह से जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड वाला अमाउंट निकल आएगा कि वो कितना कंज्यूम हो गया या कितना यूज हो गया या कितना उस पे डेप्रिसिएशन लग गया।
मतलब तो सबका एक ही है ना, कितना यूज कर लिया, डेप्रिसिएशन भी तो यूज ही करना होता है, कंज्यूम करना भी कितना यूज करना होता है, सेम ही बातें हैं। तो इनको जरा नोट डाउन करो। ये नहीं है कि यही आइटम्स होंगे, और भी आइटम्स हो सकते हैं। माना अगर हॉस्पिटल की बात करें तो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में हो सकता है, मेडिसिन के बारे में भी हो सकता है, कोई भी आइटम। नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स के रिगार्डिंग में। बुक्स आपकी एसेट्स होती है, एक्सपेंस होता है? मेरा आपसे सवाल है। टैलेंटेड। अगर आप बुक्स परचेज करते हो तो कोई भी बिजनेस है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए वो असेट्स हो जाती है, यानी वो असेट्स में क्या होगी, आपके प्लस होगी। अब वही बुक्स आप अगर सोल्ड करते हो तो वो आपके एसेट्स में से ही माइनस हो जाएगा, राइट? तो बुक्स कोई आपके लिए एक्सपेंस नहीं होता, बुक्स आपके लिए असेट्स होती है। जिस दिन आप स्टूडेंट हट जाओगे उस दिन आपके लिए असेट्स बन जाएगी। एज ए स्टूडेंट जब तक रहोगे, जब तक आपके लिए एक्सपेंस ही रहेगा, ठीक है? तो बुक्स हमेशा जो है सेट्स ही होती है, ना कि एक्सपेंस। इसके बाद बात करें न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के बारे में बात करें। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में बात करें तो अगर इनको आप परचेज करते हो तो बिजनेस के लिए या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस है, और इनको सोल्ड करेंगे तो आप इनको इनकम मानेंगे, ठीक है? अब क्यों, क्या रीजन? कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर न्यूज़पेपर कैसे एक्सपेंस है? ये तो लाइक बुक्स की तरह ही है ना, हमें नॉलेज देता है। न्यूज़पेपर की जो लाइफ होती है वो 1 डे की होती है, और मैगजीन की जो लाइफ होती है विद इन अ वीक होती है। एक वीक के लिए इशू की जाती है, नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में दूसरी आती है। न्यूज़पेपर डेली आता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे फादर तो है ना रोटी बांध के ले जाते हैं पूरे साल इसमें, तो इसकी लाइफ तो 1 साल हो गई, तो ये तो सेट्स हो गई। तो ऐसे एग्जांपल नहीं चलेंगे। न्यूज़पेपर आपके एक्सपेंस ही होता है, यानी कि आप उसको खरीदते हैं तो एक्सपेंसेस में ट्रीट करते हैं, और सोल्ड करते हैं तो उसको इनकम में किया जाता है। तो इन पे डाउट्स आते हैं, तो मैंने इसलिए पहले इन पॉइंट्स को रख लिया। नेक्स्ट है आपका एक लाइफ मेंबरशिप फीस। वर्डिंग से पता लग रहा है क्या है, पूरी लाइफ के लिए। कोई भी संस्था होती है 2 तरह की सब्सक्रिप्शन मांगती है, यानी 2 तरह का चंदा मांगते हैं, 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक पूरी लाइफ टाइम के और एक जो हर साल रिन्यू होते हैं। बहुत से स्कूल्स हैं जैसे यूपी में, और वहां पर क्या होता है कि जब न्यू स्कूल स्टार्ट होता है तो वहां पे लाइफ मेंबरशिप फीस रखी जाती है। तो जो भी इस फी को पे करता है वो उस स्कूल के लिए, उस संस्था के लिए लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाता है। और ये फी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लाइबिलिटी बन जाती है लाइफ टाइम के लिए, कि आपके लिए क्या है, मेंबर है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को आप कहां पे शो करेंगे, लाइबिलिटी में। जो हर साल सब्सक्रिप्शन आती है वो मेंबर्स के होती है इनकम, वो संस्था के लिए क्या है, नॉर्मल इनकम है। जिसमें लाइफ वर्ड यूज कर दिया तो वो आपकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो पूरी लाइफ के लिए मिला है ना। अगर मैं बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन आता है वो अलग चीज है, वो आप इनकम साइड में डालते हैं, यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन। तो ये तो हर साल मिलती है, जो हर साल मिलती है वो रिवेन्यू इनकम। जो कभी कभी मिलती है या वन टाइम मिलती है वो आपकी रिवेन्यू इनकम नहीं होती, ये आपके कैपिटल की इनकम यानी कैपिटल रिसिप्ट एक तरह की। ये कौन सी रिसिप्ट है आपके, ये कैपिटल रिसिप्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कहां पर डालेंगे, ये वाली लायबिलिटी में। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लायबिलिटी है कि उसको मेंटेन करके रखना है लाइफ टाइम तक, ठीक है? पैसे तो खर्च हो जाते हैं, मेंबर को लाइफ टाइम तक हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है कि ये हमारी संस्था का लाइफ टाइम मेंबर रहेगा, क्योंकि इसने कौन सी सब्सक्रिप्शन पे की है, लाइफ टाइम की। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कभी भी आपको अगर दिखे क्वेश्चन में तो आपको कहां शो करना है, लायबिलिटी साइड में शो करना है। इसके बाद ये वाले नोट डाउन करो।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने पहले मेंटेन कर लिया है। डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट है, यानी यहाँ पे पैसा आपका आएगा, और क्रेडिट साइड पेमेंट है, यहाँ पे पैसा आपका जाएगा। ट्रांजेक्शन आने और जाने की ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपका कैश इन हैंड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे और उसके नीचे आप शो करेंगे कैश बैलेंस जो कि 4390 है। ठीक है, अगर बैंक का बैलेंस होता तो आप वो भी शो कर देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एक संस्था को मिलती है, ना कि वो देती है। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में आएगी। सब्सक्रिप्शन है आपकी 37,600। डोनेशन, डोनेशन भी एक संस्था को क्या होती है, रिसीव होती है, पे नहीं करती है। तो हमेशा जो डोनेशन होगा वो आपका रिसिप्ट साइड में आएगा। हम क्वेश्चन तो भला ये कर रहे हैं, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए आते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं आते। बहुत ही रेयर है कि अगर रिसिप्ट एंड अकाउंट पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए। इसके बाद है एंट्रेंस फीस। तो संस्था को एंट्रेंस फीस रिसीव होती है, ये भी आपका रिसिप्ट साइड आएगा। एंट्रेंस फीस, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल। तो बहुत से ऐसी संस्थाएं होती है जिनके पास हॉल होते हैं, वो किराए पे दे देते हैं, तो उनसे आपको रेंट रिसीव हो रहा है। रेंट रिसीव फ्रॉम हॉल 5250। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो एक्सपेंसेस है, पेमेंट होगी इनकी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3440। बाय टैक्स पेड 490। बाय सैलरी 21,500। बाय होनोरियम, होनोरियम होता क्या है अभी आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूं। अभी फिलहाल आप ये समझो कि होनोरियम जो होता है वो एज ए सैलरी होता है, सैलरी की तरह होता है। तो आप फिलहाल ये मान के चलो। टू सेक्रेटरी 2,500। बाय इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव होगा तो आपकी रिसिप्ट साइड, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 2,950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट करेंगे 350। बाय पैटी कैश एक्सपेंस, तो पैटी के एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी आपका पेमेंट साइड में आएगा 310। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है। तो जैसा कि आपको बताया कि ओपनिंग बैलेंस आपको कैश का गिवन था, तो क्लोजिंग बैलेंस भी किसका होगा, कैश का ही होगा। तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग कैश जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये आपका मिसिंग है, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली है कि डेबिट साइड जो आपकी वो ग्रेटर होगी क्रेडिट साइड से, क्योंकि क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस ही आएगा। तो मैं निकाल देता हूँ इसकी वैल्यू, नोट डाउन करो इतने आप। डेबिट साइड टोटल है 62,490, जो कि दोनों साइड लिखेंगे 62,490 माइनस क्रेडिट साइड माइनस कर रहा हूं, आंसर बताओ इसका। $33,000। तो यहाँ पे जो कैश का बैलेंस आ रहा है वो आपका 33,000 आ रहा है। सामने इसके लिखिए बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आपने यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट किया है खुद, तो वहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखें। तो ये सारी आपकी रिसिप्ट थी और ये सारी आपकी पेमेंट है। तो रिसिप्ट में से पेमेंट लेस करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो कैश का 33,000 आपका बैलेंस आया। अब यहाँ पे वर्ड आता है ऑनोरियम। वर्ड क्या है, ये क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि एज ए सैलरी होता है, पर डिफरेंस तो होगा कुछ इसके अंदर कि सैलरी की तरह है, पर सैलरी क्यों नहीं है। आप सपोज करो कि कोच होते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं, तो कोच कभी भी
जो उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, वो कभी भी प्लेयर्स को उठा सकते हैं। वो बोलता है कि आपको ये साइड ऐसे खेलनी है, आपको अपना लाइनअप चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने बॉलिंग का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो उस तरह से जो खिलाड़ी है, आपका प्लेयर है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। यानी कि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जिस वक्त वो ग्राउंड में उतरता है, यानी कोच उस पे, लाइक जैसे बीसीसीआई जो सिलेक्शन करता है कोचेस का, तो उसका उस पे कंट्रोल नहीं होता। जब किसी को आप पेड करें और प्लस कंट्रोल भी हो आपका उस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से टीचर्स को भी नहीं पता होता ये पॉइंट क्या है। जब आप कंट्रोल प्लस पेड हो तो वो चीज कहलाती है आपकी सैलरी। जब आप किसी पे कंट्रोल भी कर रहे हैं और उसको पे भी कर रहे हैं, तो वर्ड यूज क्या करना जाता है उसके लिए, सैलरी पे की जा रही है। पर जिसको आप पे कर रहे हो और उस पे कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी चीज को आप क्या बोलते हैं, वर्ड ऑनर। राइट। ज्यादातर ये भी होता है, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को भी जो सैलरी मिलती है वो भी एज ए ऑनोरेरियम वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड यूज किया जाएगा एज ए सैलरी आपका जब पेड और कंट्रोल होता है, और ऑनोरेरियम आपका किससे वर्ड यूज होगा, जब वर्ड यूज क्या होगा, पेड, कंट्रोल वर्ड यूज नहीं होगा। तो ये दोनों के अंदर में क्या है, डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी एक क्लब है। इसमें कहता है कि हाउ आर द फॉलोइंग डील विद द व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ क्लब। जब क्लब के अकाउंट बनाएंगे तो उसको कैसे डील करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, मैच फंड आपको गिवन है 80,000। तो जितने भी फंड होते हैं आपके लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो मैच फंड आपका लायबिलिटी साइड में इनर कॉलम में लिखना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस हम कुछ ना कुछ करेंगे। देन इसके बाद आपको गिवन है मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपकी असेट्स है 72,000। मैच फंड बैंक बैलेंस, मैच फंड बैंक बैलेंस आपकी एसेट्स, तो एसेट साइड में डालेंगे 3,500। देन इसके बाद इसी मैच फंड से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये मैच फंड की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 2,880, और फाइनल अमाउंट इज मैच एक्सपेंस। तो मैच एक्सपेंस उसी फंड में से माइनस होगा, 5,500 माइनस करेंगे, तो नेट बैलेंस इसका निकाल लेते हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, बैलेंस शीट आपको मैच नहीं करनी थी, ओनली आपको अमाउंट शो करने हैं कि ये अमाउंट आएंगे कहां पर या जाएंगे कहां पर। तो नेट अमाउंट बनता है 77,380। तो मैच फंड का जो बैलेंस है अभी 77,380 अवेलेबल है, और इसके मैच फंड से जो इन्वेस्टमेंट की है हमने वो असेट साइड में, और मैच फंड का जो बैंक बैलेंस है वो भी आपकी असेट साइड में। हमें शो करना था, बैलेंस शीट मैच नहीं करनी होती। और ये भी जनरली आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर।